Hello students, today we are here to discuss some new topics of our chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Earlier we had discussed about some topics which are related with the time period when conservatism is followed there or properly established. After the defeating of Napoleon Bonaparte, the system of conservatism or the type of government which is run by conservatives is established in Europe at that time. So after that, what type of problems the people are facing there? First thing is the hunger, hardship and popular revolt, which is automatically when hunger and hardship comes, this is related with the employee sector. So the point is related with the employees of that time period. Then after that 1848, the revolution of the liberals, that how liberals who want freedom, who want to have their all the rights, how they can do the revolution for the rights. After that the making of Germany and Italy, and last one is Italy unified. So let us start our topic with hunger, hardship and popular revolt. So the first point is, जब भी हम हंगर या हार्डशिप इस तरह के कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, इट मीन्स टॉपिक किससे रिलेट करता है? इकोनॉमिक हार्डशिप से. चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ. सो इट मीन्स हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उस टाइम पीरियड में ग्रेट डिप्रेशन से निकल रहे थे. इट मीन्स इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ रही थी. तो इन 1830s there were years of great economic hardship means difficulties जो एम्प्लॉयज को फेस करनी पड़ रही थी. बिकॉज जब डिप्रेशन पीरियड वहां पे आया, इकोनॉमिक डाउनफॉल का मतलब ये हार्डशिप का मीनिंग होता है डिप्रेशन पीरियड. तो 1830s में जब डिप्रेशन पीरियड था तो कॉन्टिन्यूसली जो एम्प्लॉयमेंट का रेट था वो गिरता जा रहा था. इट मीन्स इकोनॉमिक हार्डशिप वहां पे बढ़ गई थी इन यूरोप. अब इसकी वजह से जो फर्स्ट हाफ था, एक्चुअली इसका मेन रीजन ये भी था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, तो इतने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाना इजी नहीं था. सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century of the 19th century saw an enormous increase in population. It means continuously 19th century का जो फर्स्ट हाफ था, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, तो इतने ज्यादा लोगों को वर्क प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं था. और मैक्सिमम जितने भी लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए, तो ये मैक्सिमम जो कंट्रीज थी इन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में जॉब सीकर्स ज़्यादा हो गए थे. सो एम्प्लॉयमेंट इज लेस इन कंपैरिजन टू जॉब सीकर्स. मीन्स जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है उतनी जॉब्स डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल नहीं थी. और यही रीज़न था कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जॉब्स प्रोवाइड करवाना टफ था, और इसी वजह से इकोनॉमिकल हार्डशिप कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी. तो जितने भी कंट्रीज थे वहाँ पे ज़्यादा जॉब सीकर्स हो गए. सबसे बड़ा इशू ये भी क्रिएट हुआ कि मैक्सिमम जो रूरल एरियाज थे वहाँ से लोगों ने सिटीज़ में माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया. अब सिटीज़ में माइग्रेशन तो हुए, अब जितनी पॉपुलेशन माइग्रेट होकर गई, वो माइग्रेटेड पॉपुलेशन किस लिए जा रही थी? वो सभी जॉब सीकर्स थे. तो क्या ये पॉसिबल था कि सिटीज़ में एकदम से सब लोगों को काम प्रोवाइड करवाया जा सके? वो पॉसिबल नहीं था. इट मीन्स जितने लोग माइग्रेट हुए ये सभी रूरल पीपल थे. इनके माइग्रेशन की वजह से जो सिटीज़ थी जहाँ पे ये लोग माइग्रेट होकर गए वो ओवर क्राउडेड हो गई. इट मीन्स उन एरियाज में पॉपुलेशन भी एक्सेस में हो गई और इन सभी लोगों को वर्क भी नहीं मिल पाया. इट मीन्स कॉन्टिन्यूसली इस तरह के इश्यूज और फूड अनएम्प्लॉयमेंट और फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा था. तो ये दो जो बेसिक इश्यूज यहाँ क्रिएट हुए, इसमें फर्स्ट था फूड शॉर्टेज
एंड सेकेंड इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। हर जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो चुकी थी और डिफरेंट एरियाज में फूड शॉर्टेज भी कॉमन थी उस टाइम पे। सो इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे जो पेरिस के लोग थे वो मैक्सिमम स्ट्रीट्स पे आ चुके थे, बिकॉज उनके पास ना तो खाने पीने का सामान था और ना ही काम करने के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड थी, मीन्स कोई वर्क उनके पास प्रोवाइडेड नहीं था। सो इट मीन्स जो पेरिस का सिस्टम था वो इकोनॉमिकली बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था। तो सभी लोग स्ट्रीट्स की तरफ आ गए। अब जैसे ही लोगों ने इस तरीके से अपोज करना या डेमोन्स्ट्रेशंस करना स्टार्ट किया तो नेशनल असेंबली ने अनाउंसमेंट किया, नेशनल असेंबली। जब लोगों ने बाहर आना स्टार्ट किया तो नेशनल असेंबली में ये अनाउंसमेंट किया गया, प्रोक्लेम किया एक रिपब्लिक को कि रिपब्लिक आ चुका है और सभी अडल्ट्स को सफरेज राइट मीन्स राइट टू वोट, फ्रीडम का राइट प्रोवाइड कर दिया गया। मीन्स इसमें बेसिकली विमेन्स काउंट नहीं हुई थी। अबव 21 जितने भी मेन थे, अबव 21 उन सभी को सफरेज इट मीन्स वोटिंग राइट प्रोवाइड कर दिए गए और उन्हें गारंटी दी गई राइट टू वर्क की कि सबको कुछ ना कुछ काम गवर्नमेंट जो है, असेंबली जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। सो इट मीन्स एक तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो नेशनल असेंबली ने अपने ऊपर ले ली। सो आफ्टर दिस इन अर्लियर इन 1845 का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड था, इस केस में पोलैंड में बहुत से ऐसे वीवर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट भी एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज हैं जो अलग अलग एरिया से, नेशन स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये जो स्टोरी है ये पोलैंड से स्टार्ट हुई। सिलेसिया करके एक विलेज है, यहाँ पे जितने भी जो वीवर्स थे, जो लोग बुनाई का काम करते थे, उन सभी ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया और उनको ऐसे ऑर्डर्स प्रोवाइड किए गए जो टेक्सटाइल्स फिनिश हो चुकी हैं उनके रिगार्डिंग। तो इट मीन्स पोलैंड से जितने भी इस तरह के वीवर्स थे जो उस वर्क में एंगेज थे, उन सभी ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, बिकॉज वो उन्हें गलत वे में मैनिपुलेट कर रहे थे, गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सो फाइनली जैसे ये चीज़ें उनको क्लियर हुई तो उन सभी ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। अब इस रिवोल्ट में क्या किया गया, बेसिकली ये जो डिसीजन था वीवर्स का, 4 जून at 2 PM बहुत सारा क्राउड, नंबर ऑफ वीवर्स जो थे वो सभी उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया। इन पेयर्स बना के उन्होंने मार्च करना स्टार्ट किया और वो सभी किस तरफ चल पड़े, कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशंस यानी कि उनके जो हाउसेस थे वो उनकी तरफ उन्होंने जाना शुरू किया। उनकी मेन डिमांड क्या थी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाने की, वो डिमांड कर रहे थे हायर वेजेस की, बिकॉज उनको जो पेमेंट दिए जा रहे थे और काम जितना करवाया जा रहा था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो उन लोगों की डिमांड थी कि वेजेस भी उनको वर्क के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएं और इसी रीज़न से इतने बड़े क्राउड ने एक साथ उनके होम्स की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी डर से, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे गलत कर रहे थे और यही रीज़न था कि जैसे ही उन्हें ये क्लियर हुआ कि कुछ लोग उनके घर की तरफ मार्च करते हुए आ रहे हैं और मैक्सिमम सभी वीवर्स हैं और जिनके साथ उन्होंने गलत किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी फैमिली के साथ अपने नेबरिंग विलेज में चले गए, मीन्स दे फ्लेड विद हिज फैमिली, वहाँ से वो भाग गए। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस तरह के लोगों को किसी ने भी रखने से रिफ्यूज कर दिया, मीन्स किसी ने उनको वहाँ पे नहीं रखा। सो दे रिफ्यूज टू शेल्टर, they refused to shelter such a person। इस तरह का पर्सन जो इतने लोगों को नुकसान पहुंचा के वहां से निकला था, उस नेबरिंग विलेज में किसी ने भी उसको रखने से मना कर दिया। सो फाइनली 24 आवर्स में उसको वहीं वापस आना पड़ा और उसने अपनी आर्मी को ब्लेम करना स्टार्ट किया कि वो उनको क्यों नहीं रोक पा रही है। सो इसी वे में जो ये एक्सचेंज था ये बंद हो गया और 11 वीवर्स को इसमें शूट कर दिया गया। खुद को सेव करने के लिए उन वीवर्स को शूट किया गया। सो आर्मी को ऑर्डर्स दिए गए और उनके जैसे ही वो उनके घर की तरफ बढ़े तो उन्हें शूट कर दिया गया, ओपन फायरिंग कर दी गई उनके ऊपर। सो इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, वो ये शो करता है
कि इस तरह के रिवॉर्ड्स को कंटिन्यू करने के लिए या उस टाइम पीरियड में एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा, डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, जिसमें वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, ये हर जगह पे स्प्रेड हो चुका था। और उसके बाद जितने भी ऑनर्स थे या जो एम्प्लॉयर्स थे वो भी वीवर्स के साथ या किसी भी एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे और बहुत ही मिनिमम पेमेंट्स में मैक्सिमम वर्क या आउटपुट उनसे कलेक्ट कर रहे थे। अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। जो लिबरल्स थे, लिबरल्स कौन होते हैं? जिनको फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, जो चाहते हैं कि नई नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, बेटर चेंजेस लाए जाएं और एक लिबरल सिस्टम सेटअप हो जिसमें सभी लोग फ्रीली वर्क कर सके, उनको सारे राइट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं। सो इन 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। इस केस में जितने भी पुअर, अनएम्प्लॉयड या स्टार्विंग पीजेंट्स थे, इनके पास कुछ भी खाने पीने का कुछ प्रोवाइडेड नहीं था, और जो वर्कर्स थे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के, 1848 तक उन सभी ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और इस रेवोल्यूशन को लीड किया एजुकेटेड मिडिल क्लास ने। रेवोल्यूशन स्टार्ट किसके लिए किया गया था? बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो सिचुएशन को फेस कर रहे थे, इन सभी के लिए इस वर्क को स्टार्ट किया गया और इस रेवोल्यूशन को लीड किया। Revolution is led by middle class educated people. It means वो सभी उन्हें सपोर्ट करना चाहते थे इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। Men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification. अब इस केस में जो लोग इकट्ठा हुए, जो मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते थे, वो सभी लिबरलिज्म चाहते थे। इसमें दोनों सेक्टर्स आपके आ गए, मेन एंड वुमेन बोथ। इन दोनों को रिक्वायरमेंट थी, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और इन सभी ने अपनी डिमांड्स को कलेक्टिव कंबाइंड कर लिया, इकट्ठा कर लिया। और इनकी मेन डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया जाए एंड ऑल्सो दे वांट नेशनल यूनिफिकेशन। नेशन एक ही होना चाहिए, तो वो चाहते थे कि जो डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स सेटअप हो गए हैं उन सभी को हटा दिया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिस्टम सेटअप हो जाए और नेशनल यूनिफिकेशन हो, पूरा नेशन एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो, ताकि सभी लोग वहाँ पे कॉमन राइट्स को, ड्यूटीज़ को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को इजीली कंटिन्यू कर सकें और जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स या हार्डशिप उनको फेस ना करनी पड़े। सो इस केस में उन सभी ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसमें अपने अकॉर्डिंग जो डिमांड्स उनकी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और वो चाहते थे कि इसको मोनार्की जो सिस्टम है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, जो पार्लियामेंट जिस तरीके से रूल करती है वैसे ही उस एरिया के जो मोनार्क्स है वो उनको रूल करें। बट एक्चुअल में जो उस टाइम के रूलर थे, जो किंग थे प्रूशिया के, उन्होंने इसको कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज सभी लोग लिबरल नहीं थे, सब नहीं चाहते थे चेंजेस हो। सो जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया जर्मन नेशन के लिए, जिसको एक मोनार्की सिस्टम उस टाइम पे हेड थे इसके, वो लीड कर रहे थे किंग्स, तो उसी टाइम पीरियड में जो प्रूशिया के किंग थे विलहेल्म IV, he was king of प्रूशिया, तो उसके अकॉर्डिंग उसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो ड्राफ्ट किया गया था जर्मन नेशन के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया और दूसरी मोनार्कीज जो थी, मोनार्क्स जो थे, किंग्स जो थे, उन सभी के साथ वो मिला और इलेक्टेड असेंबली को अपोज किया गया। इट मीन्स मोनार्क्स जो थे, विलियम IV जैसे और भी जो मोनार्क्स थे जो अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर चुके थे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन या नेशनल यूनिफिकेशन किया जाए। इसीलिए उन लोगों ने आपस में कलेक्टिवली ज्वाइन होकर इन सभी ने उनको अपोज करना, नेशनल असेंबली को, इलेक्टेड असेंबली को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब while the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब जैसे इस तरह के ऑटोक्रेटिक रूलर्स, चाहे उसमें प्रॉपरली हम कहें कि ऑटोक्रेसी थी
या फिर जो मिलिट्री रूलर्स थे, जब इन सब ने एक साथ इकट्ठा होकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया जो ऑपोजिशन के लिए प्रिपेयर किया गया था, उसी के साथ जो पार्लियामेंट के सोशल बेसिस थे कि पार्लियामेंट सेटअप हो, नेशनल यूनिफिकेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन आए, कॉमन रूल्स और ड्यूटीज हो, राइट्स हो, वो सब चीजें यहाँ पे इरोड हो गई, मीन्स फिनिश हो गई। सोशल जो बेसिस थे इसके वो खत्म हो चुके थे, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा था। So the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movements. सबसे बड़ा जो इशू था वो था कि विमेन्स को वोटिंग राइट या कोई भी पॉलिटिकल जो राइट्स हैं वो उनको ना दिए जाएं। तो विमेन्स की कंप्लीटली ये लोग अगेंस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि लिबरलिज्म अगर आता भी है तो विमेन्स को भी इक्वल राइट दे दिए जाएं। इट मीन्स उनके अकॉर्डिंग विमेन्स इक्वली ट्रीट नहीं की जाएंगी जिस तरीके से मेंस को वोटिंग राइट दिए गए थे। सो इसी रीजन से विमेन्स ने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म की, बहुत से न्यूज़पेपर्स में अपनी बातों को लिखना स्टार्ट किया और उन्होंने भी पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लेना शुरू कर दिया, बिकॉज वो भी चाहते थे कि लिबर्टी पे सभी का राइट है और इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए। बट जिन विमेन्स ने ये एडमिट किया, दे वर ओनली एज ऑब्जर्वर्स, उन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल मीटिंग्स में। बट जब भी इस तरह की कोई मीटिंग्स होती थी, पॉलिटिकल एसोसिएशंस जब सेटअप होती थी, तो विमेन्स को सिर्फ इतना ही राइट था कि वो विजिटर्स गैलरी से उन चीज़ों को सुन सकती थी, मीन्स ऑब्जर्व कर सकती थी। उन्हें कोई भी डिसीजन देने का, कोई सजेशन देने का कोई राइट नहीं दिया गया था। सो इट मीन्स विमेन्स एक तरीके से उस टाइम पर विदाउट राइट्स ही थी, जिन्हें कोई पॉलिटिकल सिस्टम, एसोसिएशंस का, वोटिंग राइट का कोई पार्ट नहीं दिया गया था। सो फाइनली द मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट साइकिल्स if revolution and repression could be ended by granting the concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब फाइनली monarchs को रियलाइज हो चुका था कि रेवोल्यूशंस तब तक चलते रहेंगे जब तक ये राइट्स जिनके डिमांड कर रहे हैं या जो कंसेशंस लिबरल्स मांग रहे हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे। सो इसीलिए फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज जो रेवोल्यूशंस की साइकिल थी ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, जिसमें वुमेन्स भी उसका पार्ट बन चुकी थी, बिकॉज वो भी अपने राइट्स की डिमांड कर रही थी। Now the next point is the making of Germany and Italy. The making of जर्मनी एंड इटली। इट मीन्स प्रॉपरली स्टेट्स को सेटअप करना, सभी को राइट्स देने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, so the first point is Germany can the army be the architect of a nation. इट मीन्स एक ऐसी आर्मी सेटअप होगी जर्मनी, इस तरीके की आर्मी बनेगा जो पूरे नेशन को प्रॉपरली रन कर पाएगी और हैंडल कर पाएगी। सो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशंस विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशंस। इतने ज्यादा रेवोल्यूशंस उस टाइम पे स्टार्ट हो चुके थे कि फाइनली 1848 से जो नेशनलिज्म था वो बहुत स्पीड से बढ़ने लगा था। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. और ये किस चीज़ से क्लियर हुआ? जब जर्मनी और जो इटली है वो दोनों यूनिफाई हो गए और एक नेशन स्टेट का पार्ट बन गए। इट मीन्स वो कलेक्टिवली वर्क करने के लिए एग्री हो गए। सो इस केस में जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो सभी मिडिल क्लास जर्मन्स में स्प्रेड हो चुकी थी। सभी चाहते थे कि उनको फ्रीडम मिले और मेनली जो मिडिल क्लास थी वो इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग से डिफरेंट तरीके के रेवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करती आ रही थी। सो इसी वे में जर्मनी और इटली एक तरीके से एक नेशन को बिल्ड करने में लगे हुए थे। जो लिबरल्स थे उन सब ने इनिशिएटिव लिया कि नेशन को बिल्ड किया जाए। जो अब तक जो रिप्रेशन चल रहा है मोनार्की रूलर्स का, मिलिट्री का,
उन सब चीज़ों को हटा के, और एक्चुअल में मोनार्की और मिलिट्री क्यों ऐसा कर पा रही थी, बिकॉज उनको सपोर्ट मिल रहा था प्रूशिया के लैंड ओनर्स का। जितने भी पावरफुल लोग थे प्रूशिया के, जो कि मेनली लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड ओनर्स थे, वो सभी किसे सपोर्ट कर रहे थे, इन दोनों लोगों को, मिलिट्री सिस्टम को भी और मोनार्की को भी। और यही रीजन था कि वो उतना ही ज़्यादा लोगों को रिप्रेस करते हुए जा रहे थे। तो मोनार्की प्लस जो मिलिट्री थी, उनको इन्हीं के सपोर्ट की वजह से ये इतना रिप्रेशन वो पॉसिबल कर पाए थे। नाउ प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। अब फाइनली प्रूशिया ने इस मूवमेंट की लीडरशिप को हैंडल किया, और 3 वॉर्स इसके बाद हुए कॉन्टिन्यूसली। 3 वॉर हुए ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 3 वॉर्स हुए। And finally, this war is ended in Prussian victory and completed the process of unification. Prussia इसमें उन्हें विक्ट्री मिली, और फाइनली यूनिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था, ये कंप्लीट हो गया। Now the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. बहुत सारे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही जर्मनी यूनिफिकेशन के पार्ट में आ गया था, तो वहाँ पे बहुत से चेंजेस हुए, और मेनली जो फोकस किया गया वो उन चीज़ों पे था जो आपके ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए सपोर्टिव रहती हैं। जैसे कि करेंसी को मॉडर्नाइज कर देना, बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपर करना जिससे सभी को हेल्प हो, और उसकी हेल्प से सभी अपने बिजनेसेस को सेटअप कर पाएं, और इसके साथ साथ लीगल और जुडिशियल सिस्टम को भी सेटअप किया गया। जुडिशियल सिस्टम मीन्स जिनको, जहाँ कोई गिल्टी है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उनको पनिश किया जा सके, उनको डिसीजंस दिए जा सके। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर सिस्टम सेटअप किए गए पूरे जर्मनी में आफ्टर द यूनिफिकेशन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, सेम इसी वे में जो इटली है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत लंबे टाइम तक चला। इट मीन्स इटली का यूनिफिकेशन भी बहुत जल्दी नहीं हो पाया था। वहाँ पे भी बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे रेवोल्यूशंस कॉन्टिन्यूसली चलते रहे थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इटली यूनिफाइड। अब जर्मनी की तरह इटली भी एक लॉन्ग हिस्ट्री रखता है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। ऐसा नहीं कि एकदम से यहाँ पे सब चीजें सेटअप हो गई, या ये यूनिफिकेशन जो था इटली का ये बहुत ईजी था। सेम जिस तरीके से भी हमने जर्मनी का टॉपिक लिया, वैसे ही इटली में भी बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो इटालियंस थे एक्चुअली वो सबसे पहले तो बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड थे। उस टाइम पे मैक्सिमम एरियाज डायनेस्टिक स्टेट्स ही थे, और जितने भी लोग इटली से बिलोंग करते थे वो सभी इटालियंस स्कैटर्ड थे, मीन्स अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में उनका थोड़ा थोड़ा नंबर डिवाइड हो गया था, और इसी रीजन से वो मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर जो था उसका पार्ट थे। कोई किसी पोर्शन में और कोई किसी पोर्शन में रह रहा था। सो इटली वाज बेसिकली एट दैट टाइम डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली का यूनिफिकेशन बहुत इजी नहीं था, बिकॉज वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था। स्टेट्स उस टाइम पे नेशन के लिए ही यूज होता था। इट मींस एक कंट्री में 7 कंट्रीज बने हुए थे, तो 7 स्टेट्स थे, 7 डिफरेंट रूलर्स थे। इट मींस उन्होंने पूरे इटली को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और कलेक्टिवली इसको बोला जा रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर, जो पूरा एम्पायर सेटअप हो चुका था। इटालियन लैंग्वेज जो थी दैट वाज नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। इटालियन लैंग्वेज को भी कॉमन फॉर्म नहीं मिली, बिकॉज बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी, तो सभी लोग इटालियन लैंग्वेजेस को नहीं बोलते थे। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लैंग्वेज इशू भी क्रिएट हो रहा था। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोला जा रहा था। तो इटालियन language had not acquired, means proper position नहीं मिली, so not acquired a common form। रीजन क्या था? रीजनल चेंजेस या रीजनल डिफरेंसेस बहुत सारे। अब गिसेपी मजीनी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो रेवोल्यूशनरी थे, लिबरलिज्म चाहते थे, उन्होंने इस चीज़ को इकट्ठा किया, उन्होंने कोहेरेंट प्रोग्राम बनाया
कि जो अलग अलग एरियाज में रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, बहुत सारे जो एसोसिएशंस बन चुके हैं, उन सभी को इकट्ठा कर दिया जाए ताकि यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक इजीली सेटअप हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे गिसेपी मजीनी ने यहाँ पे एक सिस्टम सेटअप किया जिसे बोला गया कोहेरेंट प्रोग्राम, जिसमें जितने भी डिफरेंट रेवोल्यूशनरीज थे या उनकी कोई एसोसिएशंस थी, उन सभी को इकट्ठा कर लिया गया ताकि एक बड़ी टीम प्रिपेयर की जा सके, जिसकी हेल्प से यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक एस्टेब्लिश। सो इसी मोटिव से गिसेपी मजीनी ने इस स्टेप को लिया कि अगर अलग अलग पार्ट्स में काम किया जाएगा तो उसका रिजल्ट बेटर नहीं होगा, तो इसीलिए जरूरी है कि हम सब इकट्ठा हो जाएं और हम यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक के लिए काम करना शुरू कर दें। तो फाइनली जो यंग इटली था, जितने भी यंग लीडर्स थे या जो यंग जनरेशन थी उस टाइम पीरियड की, उन सभी ने इस इंफॉर्मेशन को कि उनका क्या गोल है पूरे नेशन में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये चीजें सब लोगों तक पहुंच सकें और वो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाए। बट द रिजल्ट्स आर द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 एंड 1848। दोनों ही बार इन रेवोल्यूशंस में फेलियर्स ही फेस किए गए। इट मीन्स कोई भी बेटर रिजल्ट्स इनके नहीं आए। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि अभी किंग्स फिर से नया स्टेप लेंगे, बिकॉज उस टाइम पे जो ये सिस्टम्स थे, जो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे सिडीनिया पिडमोंट की, एरिया का नेम है सिडीनिया पिडमोंट। जब लगातार ये रिवोल्यूशंस हुए उनके रिजल्ट्स बेटर नहीं थे, फेलियर्स ही हुआ, तो फाइनली जो सिडीनिया पिडमोंट जो कि उस टाइम पे किंग विक्टर एम्यूअल सेकंड के अंडर था, उन्होंने इटालियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया वॉर की हेल्प से। इट मीन्स उन्होंने अपना सिस्टम और ज्यादा सेटअप कर लिया। तो एग्जैक्टली वो फ्रीडम नहीं हुआ, वो एक रूलर के अंडर चले गए, मीन्स मोनार्की सिस्टम में ही कलेक्टिवली आ गए। सो देन इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। सो ऐसा होने के बाद क्या चीजें हुई इटली में कि पॉलिटिकली डोमिनेंस रहेगा, बट उन्होंने इस चीज के लिए इंश्योर किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे वर्क किया जाएगा। जहां जहां इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो रेवोल्यूशंस हो रहे हैं इश्यूज की वजह से, उस पे वर्क किया जाएगा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा प्लस पॉलिटिकल डोमिनेंस रहेगा। इट मींस वही जो रूलर्स हैं अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को सेटअप करेंगे। बिकॉज इटली जो था वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे प्रॉपर और ना ही वो लोग डेमोक्रेट थे, ना वो चाहते थे एग्जैक्ट डेमोक्रेसी आ जाए, ना रेवोल्यूशन चाहते थे। हाँ, बट वो बेटरमेंट चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम प्रॉपर हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए। सो इटालियन पॉपुलेशन among whom rates of illiteracy were very high, they remained blissfully unaware of liberal nationalist ideologies. तो इसके साथ ही उनको ऐसा फील हुआ कि इटली आई थिंक यूनिफाई हो चुका है, दे थिंक कि इटली यूनिफाई हो चुका है। सो इसीलिए उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो अनअवेयर थे, इलिटरेट थे, इसीलिए लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज के बारे में उनको ज़्यादा आइडियाज नहीं थे। तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत भी अगर चेंजेस आते हैं, कहीं पे फ्रीडम आ रहा है, इट मीन्स वो लिबर्टी है। सो बेसिकली आज के टॉपिक में जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो स्टार्ट होंगी हंगर हार्डशिप से, कि एम्प्लॉयज को किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसके बाद रेवोल्यूशंस, जो लिबरल जो लोग थे, जो फ्रीडम चाह रहे थे, उन्होंने किस किस तरीके के रेवोल्यूशंस किए 1831 से और 1848 तक, कॉन्टिन्यूसली चलते रहे। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी एक यूनिफाइड स्टेट में, एक नेशन स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुआ, किस तरह की हार्डशिप्स उस टाइम पे भी रेवोल्यूशनरीज ने इसमें फेस की, और फाइनली इटली कैसे यूनिफाई हुआ, और किस तरीके से गिसेपी मजीनी ने बहुत सारे डिफरेंट एसोसिएशंस को एक सिंगल एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनली यहाँ पे रिपब्लिक के लिए वर्क किया गया। अब इस चैप्टर के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स रिमेनिंग हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा।